Good morning, students. Now, today we have to discuss about a new topic that is टेरिडोफाइट्स. देखिए टेरिडोफाइट्स की यदि हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉर्मली हॉर्सटेल और कोन की जो कैटेगरी है. ये जो प्लांट है ये सब टेरिडोफाइट्स में इंक्लूड किए जाते हैं. जहां तक रही बात टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स का ऐसे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल यूजेस नहीं, लेकिन यदि आप देखें तो ये खासकर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूजेस. मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बैरियर यानी सॉइल के कटाव को रोकने के लिए, सॉइल को कॉम्पैक्ट पकड़े रखने के लिए, तो इसकी तरह बाइंडर की तरह, बैरियर की तरह. एंड समटाइम आपको ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी देखने को मिलेंगे, यानी कि जो घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट यूज करते हैं लोग, उनमें भी कई बार ये टेरिडोफाइट्स देखने को मिल जाते हैं. तीसरी कंडीशन यदि मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूं, इवोल्यूशनरी बेसिस पे यदि मैं बात करूं, रिलेशनशिप यदि मैं बात करूं, तो आप पाएंगे कि ये वो प्लांट है जो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यानी कह सकते हैं आपके फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट. देखिए इससे पहले जितने भी आपने पढ़े, कौन कौन से आपने पढ़ लिए? आपने पढ़ लिया एल्गा और आपने पढ़ लिया क्या? ब्रायोफाइट्स. यहां ये ध्यान रखिएगा कि एल्गा जहां पूरी तरीके से एक्वाटिक मीडियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनको ये एक्वाटिक मीडियम चाहिए सर्वाइव करने के लिए, वहीं पर ब्रायोफाइट एक्वाटिक मीडियम और टेरेस्ट्रियल मीडियम दोनों में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके कारण ब्रायोफाइट्स और एल्गा पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अपने आप को सेट नहीं कर पाए, जो कि प्लांट की कैटेगरी में आता है. प्लांट है तो उसके पास रूट होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी होनी चाहिए, तो वो फिलहाल दिन दोनों में देखने को नहीं मिल रही थी. जो पहली बार फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है जिसको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स, उसमें देखने को मिलने लगी. तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम यदि किसी प्लांट ने केवल और केवल टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर पे अपना कब्जा जमाया हो, वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा था? टेरिडोफाइट थे. अब फर्स्ट टेरेस्ट्रियल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि पहली बार इनमें रूट, स्टेम और लीफ ये तीनों स्ट्रक्चर विजुअलाइज हो रहे हैं. याद रखिएगा ब्रायोफाइट में भी रूट, स्टेम, लीफ जैसे स्ट्रक्चर मौजूद थे, मतलब रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद थे. रूट, स्टेम, लीफ नहीं मौजूद थे, क्योंकि रूट, स्टेम और लीफ होने के लिए बहुत जरूरी है कि इनमें वो वेस्कुलर टिश्यू मौजूद हो जो नॉर्मली इनमें मौजूद होते हैं. वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से हैं? वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, और इसके बाद एक चैप्टर आएगा टिश्यू का, वहां पर भी आप इस चीज को पढ़ेंगे. तो रूट, स्टेम, लीफ में ये वेस्कुलर टिश्यू का मौजूद होना, या यूं कहिए कि एक तरीके से टेरिडोफाइट्स वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके पास कैपेबिलिटी थी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की, बिकॉज दे हैव एग्जैक्ट रूट, स्टेम एंड लीफ स्ट्रक्चर, बिकॉज दे हैव वेस्कुलर टिश्यू which are not possessed by bryophyte, although they have the similar structure with them. अरे बात जैसे राइजोइड का वो रूट जैसे होता, रूट नहीं था, यानी रूट नहीं था मतलब उसमें जाइलम नहीं मौजूद था, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं था. तो ये एक जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आता है टेरिडोफाइट्स का, वो हमको यहाँ पर ये देखने को मिलता है. जहां तक रही बात सर्वाइवल की, तो इनको भी सेटिंग और डैम प्लेसेस चाहिए. तब इनकी ग्रोथ और ज्यादा तेजी के साथ आपने को देखने को मिलती है, या यूं कहिए कि ज्यादा देखने को मिलती है. कुछ और चीजें जैसे लीफ को ले लीजिए आप. यदि हम लीफ की बात करें, लीफ यदि स्मॉल है तो उसको माइक्रो फिलस, और यदि लार्ज है तो ये इस तरीके के नाम दिए गए हैं. माइक्रो और मैक्रोफिलस वर्ड यूज किया गया है, जो हमको देखने को मिलता है. इज इट क्लियर? अब ये जो स्मॉल लीफ स्ट्रक्चर है ये आपको सेलेजिबेरिया में देखने को मिलेगा, और जो लार्ज है ये किसमें देखने को मिलेगा आपको? फॉर्म में देखेंगे.
ये पूरे स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ और चीजें जब हम बात करते हैं इसके प्लांट बॉडी की, मेन प्लांट बॉडी कैसी है। हमने एल्गम में देखा हैप्लॉइड था, या यूं कहिए गेमेटोफिटिक फेज था, यानी गेमेटोफिटिक फेज ज्यादा देखने को मिलता था एल्गम। ब्रायोफाइट में पहुंचे तो वहां पर भी हमको यही मिला कि जो गेमेटोफाइट फेज था वही क्या था, डोमिनेंट था। जब आप टेरिडोफाइट में आते हैं तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट दिखता है, यानी कहने का मतलब कि उसकी लाइफ साइकिल में ज्यादा टाइम तक जो प्लांट है वो स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड स्टेज में देखने को मिलता है। दिस इज द डिफरेंस इन टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट। अब जैसे मैंने कहा कि इसकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी मिलेगी आपको, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में इनिशियल क्लासेस में भी बता चुका हूं कि डिप्लॉइड स्टेज है एक्चुअली एक तरीके का। तो ये ज्यादातर टेरिडोफाइट आपको स्पोरोफिटिक स्टेज में दिखेंगे, गेमेटोफिटिक स्टेज में नहीं दिखेंगे। दूसरी बात, इनमें जो स्पोर बियरिंग जो स्ट्रक्चर है, या यूं कहिए कि जहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होगा उनको हम कहते हैं क्या, स्पोरेंजिया। मजेदार बात यह है ये जो स्पोरेंजिया है ये लीफ के सबकेटल से बनी होती है, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनसे बनी होती है, कुछ इस तरीके का। और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्या, स्पोरोफिलस। कुछ बुक में यही स्पोरोफिलस को जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी या कोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्पोर प्रोडक्शन का काम करता है। अब यदि इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जैसे हमने कहा माइक्रोस्पोरोफिलस, यानी कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोरोफिलस मतलब मेगास्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोर का मतलब हो गया क्या, फीमेल स्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोफिलस का मतलब हो गया क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन या मेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से स्पोर बियरिंग है, स्पोरेंजिया वर्ड यूज किया जाता है, स्पोरोफिलस कहते हैं इनको। ये जो लीफ सबकेटल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है तो, और ये स्पोरोफिलस जो होता है ये एक्चुअली में स्ट्रॉबेरी या कोन इस तरीके के स्ट्रक्चर से भी इनका नाम दिया जाता है। डायग्रामेटिकली आप देखेंगे तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस, इस तरीके से। इज इट क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात? अब जहां तक रही बात ये स्पोरोफिलस या स्ट्रॉबेरी है, इन्हीं में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। और मियोसिस डिवीजन होने के बाद हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो गैमेट बनेंगे यही डेवलप होंगे किसमें, गैमेटोफाइट। अब जब एक बार गैमेटोफाइट बन जाएंगे फिर इन गैमेटोफाइट में अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, एक मेल एक फीमेल। अगेन यहां पर भी मेल जो स्ट्रक्चर है वो एंथ्रोजॉइड या एंथ्रीडियम से रिप्रेजेंट होगा, जो फीमेल होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, वो आर्चिगोनियन। वो कैसे होता वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहां से शुरू करते हैं। स्पोरेंजिया जो बाय नेचर कैसा है, 2n है या डिप्लॉइड है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। हम जानते हैं सभी कि मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में नंबर ऑफ सेल जो है वो एक सेल जब डिवाइड होगी तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। यही हम जानते हैं। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, तभी गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो इस स्पोरेंजिया में जब मियोसिस होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? ये स्पोर बाय नेचर कैसे हैं, हैप्लॉइड। कैसे हैं, हैप्लॉइड। यही स्पोर्स जर्मिनेट होंगे। ये क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। अब ये जो नए स्पोर जर्मिनेट हो रहे हैं जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से, क्योंकि हमने ये कहा कि टेरिडोफाइट्स की नॉर्मली बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक मींस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर पे जब स्पोरोफिलस में या स्पोरेंजिया में जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, ऑर्गन है, उस पे जब मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो स्पोर बनेंगे। तो बाय नेचर कैसे, मियोसिस में सब दिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, तो स्पोर्स बनेंगे जो कि बाय नेचर कैसे हैं, हैप्लॉइड है। ये जर्मिनेट करेंगे। अब जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये किस तरीके से जर्मिनेट करेंगे,
जहां तक इनकी जर्मिनेशन की मैं बात करूं तो ये फ्री लिविंग, इनकॉन्स्पिशियस और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होंगे, फ्री लिविंग होंगे। अब यदि ये फ्री लिविंग है तो मल्टी सेलुलर, ये फ्री लिविंग है यदि तो स्वाभाविक है इनको क्या करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस भी करना पड़ेगा, तभी क्या कर पाएंगे ये अपना भोजन खुद बना पाएंगे। क्योंकि यदि ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते, किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होंगे, तो कैसे डिपेंड होंगे, फिर इनकी सर्वाइवलिटी पॉसिबल नहीं है। वो होने के लिए जरूरी है कि जब ये जर्मिनेट हो स्पोर तो फ्री लिविंग हो, पर फ्री लिविंग तभी रह पाएंगे जब क्या हो, फोटोसिंथेटिक हो, प्लस डिवीजन करके कैसे हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं। अब ये जो जर्मिनेट हुआ है कौन, स्पोर, ये स्पोर जो जर्मिनेट हो रहा है, इस स्पोर को या इस जर्मिनेटेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोथैल। क्या कहते हैं, प्रोथैल। स्पोरेंजिया में मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर फॉर्मेशन हुआ, स्पोर जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जो कि फ्री लिविंग है, मल्टी सेलुलर है और फोटोसिंथेटिक है। उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, प्रोथैलस। क्या कहा, प्रोथैलस कहा। अब मजेदार बात है कि इस प्रोथैलस को भी ग्रो होने के लिए कैसा चाहिए, शेडी एरिया चाहिए, साथ ही साथ जो है तो कूल टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी ना पड़ रही हो, ठीक है ना। डेवलपमेंट होने के लिए चाहिए तो कूल, डैम और शेडी एटमॉस्फेयर चाहिए। अब इस एनवायरनमेंट में ये प्रोथैलस क्या होता है, तेजी से जर्मिनेट होता है। जब ये प्रोथैलस जर्मिनेट होता है तो अब इसमें जर्मिनेट होते हैं क्या, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। क्या जर्मिनेट होंगे, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। याद रखिएगा, अब इस प्रोथैलस में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जब जर्मिनेट होंगे तब क्या कंडीशन देखने को मिलेगी वो देखिए। जैसे मान लीजिए प्रोथैलस, इससे जर्मिनेट हुए कौन से, मेल और बने क्या, फीमेल, ये दोनों गैमेटोफाइट जर्मिनेट। जब ये गैमेटोफाइट जर्मिनेट होंगे तो स्वाभाविक है यहां पर मेल गैमेट, सॉरी फीमेल गैमेट बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। अब जब एक बार मेल और फीमेल गैमेट बन गए फिर प्रॉब्लम, इस मेल गैमेट को इसके पास तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। क्यों, क्योंकि ना तो इनके पास फ्लावर है कि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो इनके फ्लावर के कलर के कारण, ना तो कोई स्मेल है जिसमें जो है तो इंसेक्ट या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट हो और प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन हो। तो यदि इस मेल गैमेट को इस फीमेल गैमेट के साथ इंटरेक्ट करना है, फ्यूज होना है, तो कोई मीडियम चाहिए। और यहां पे भी मीडियम कौन सा यूज होता है, यही वो कारण है कि आपको टेरिडोफाइट बहुत ज्यादा जगह में स्प्रेड आउट नहीं दिखेंगे। ये भी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही मिलते हैं, या यूं कहिए कि इनका भी स्प्रेड आउट उस तरीके से नहीं हुआ, उतरे तरीके से ये, क्योंकि इनिशियली यदि प्लांट थे तो इनको सब जगह दिखना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा जगहों पर इसे नहीं दिख पाए क्योंकि इनके लिए भी क्या नेसेसिटी हो गई थी, यदि इस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना है तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए। और उस वक्त भी मीडियम यहाँ इसके लिए भी क्या था, वाटर था। तो अब यदि किसी तरीके से इस मीडियम के थ्रू यहां ये फ्यूज हो भी गए तो क्या होगा, फीमेल गैमेट जहां मौजूद है वहां पर ये मेल गैमेट आके क्या होगा, फ्यूज। और जब फ्यूज होगा तो यहां बनेगा क्या, स्ट्रक्चर नोन एज जायगोट। इसका फॉर्मेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो जायगोट बना है यहां पर एक चीज और इंडिकेट करता है टेरिडोफाइट कि चूंकि मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट में जाकर फ्यूज हो रहा है, यहीं से इसी को हम कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि ये मेल गैमेट गया, फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ और वहीं डेवलपमेंट ऑफ जायगोट शुरू हो जाता है। यहीं पर क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट शुरू हो जाता है। और एक बार जब जायगोट बन जाता है फिर जायगोट में डिवीजन की प्रोसेस होती है, माइटोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस अब नहीं होगा, क्या होगा, माइटोसिस होगा। और ये जायगोट डेवलप होके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा या एक न्यू टेरिडोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा।
और फिर ये इसी स्टेज में पहुंच जाएगा। तो ये भी कैसा है, ये भी डिप्लॉइड है बाय नेचर। यहाँ भी कैसा हो गया, ये डिप्लॉइड हो गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि टेरिडोफाइट्स आर आल्सो नोन एज प्रिकर्सर फॉर सीड फॉर्मेशन बिकॉज टेरिडोफाइट वो स्ट्रक्चर है जहां पर मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है और यहीं पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है, यहीं से डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। सीड भी दरअसल कुछ इसी तरीके का बनता है, इसीलिए इसको हम टेरिडोफाइट्स को प्रिकर्सर ऑफ सीड फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। होप आपको बात समझ में आई होगी। तो हमने ये देखा स्पोरेंजिया में मियोसिस, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन जो कि हैप्लॉइड हो गया क्योंकि मियोसिस हुआ। ये स्पोर जर्मिनेट करेगा जिसको हम प्रोथैलस कहेंगे। इस प्रोथैलस के ऊपर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होंगे। इन मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब हो गया कि आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा। तो ये आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड और एक्सेल का फॉर्मेशन होगा और ये बाद में फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। बाद में यही जायगोट डिवाइड होकर क्या करेगा, न्यू प्लांट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम न्यू टेरिडोफाइट कह पाएंगे। यहां तक कोई डाउट, यहां तक समझ में आ गया। और जैसे ही ये जायगोट डिवाइड होना शुरू होगा थ्रू द हेल्प ऑफ माइटोसिस, डिफरेंशिएशन होगा और इस डिफरेंशिएशन के बाद एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा जो कि मल्टीसेलुलर होगा, वेल डिफरेंशिएटेड होगा और इस प्लांट में फिर से क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट उसका डोमिनेंट फेस हो जाएगा। तो ये जो हैप्लॉइड स्टेज है ये कम समय के लिए होता है किसमें, टेरिडोफाइट में, और ज्यादा समय के लिए वो क्या होता है, स्पोरोफिटिक होता है। स्पोरोफिटिक डोमिनेंट फेस कहलाता है और गैमेटोफिटिक जो है वो उसका डोमिनेंट फेस नहीं होता, सेकेंडरी फेस होता है उसका। आ रही मेरी बात? हाँ। अब जहां तक रही बात गैमेट फॉर्मेशन की, तो आप समझ जाइए कि जब मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे प्रोड्यूस होते हैं तो उनको हम कहते हैं क्या, होमोस्पोरस। यानी जब होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस दो तरीके के नाम आता है, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है क्या, डिफरेंट। तो जब सेम तरीके के स्पोर बनते हैं तो वो होमोस्पोरस, और जब अलग अलग तरीके के बनते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोस्पोरस। तो दिस इज एन कंडीशन। अब एक ही चीज बचती है, लाइफ साइकिल यदि हम देख लें कि एक्चुअल में डायग्रामेट्रिकली होता कैसा है, इसमें लाइफ साइकिल कैसी चलती है टेरिडोफाइट की, तो और आपको क्लियर हो जाए। अब यदि हम इसकी एक लाइफ साइकिल देखें तो किस तरीके की होगी, सपोज करो ये एक प्लांट, इज इट क्लियर? टेरिडोफाइट प्लांट है और बाय नेचर ये कैसा है, स्पोरोफाइटिक फेस है ये इसका, ठीक। इसमें ये मान लीजिए स्ट्रॉबेरी या स्ट्रक्चर बना लीफस का जिसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट हो, इसको आप क्या कह सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन है मैंने कैसे कहा, मियोसिस के थ्रू होगा। यहां पर जो स्ट्रक्चर है जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने स्पोरेंजिया कहा, इनके अंदर ये स्पोर्स मौजूद हैं और ये स्पोर्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब ये स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड। स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड। हमने स्पोरोफिटिक लिया, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था उससे स्पोर जर्मिनेशन हुआ, मियोसिस की प्रोसेस हुई, स्पोरेंजिया का, स्पोरेंजिया से स्पोर निकले जो कैसे हैं, हैप्लॉइड। अब दरअसल ये जो स्पोर्स निकला ये एक डेवलप होगा किसमें, थैलस स्ट्रक्चर में इनिशियली, जिसको हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे इसको हम, गैमेटोफाइट कहेंगे। और इस गैमेटोफाइट में फिर डेवलप होंगे क्या,
ये हो गया मेल, ये हो गया क्या फीमेल। दो स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप हो। आप ऐसा नहीं डेवलप करना चाहते तो आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं। ये फीमेल गेमेट हो गया, ये क्या हो गया मेल गेमेट हो गया। अब होगा क्या दरअसल कि ये जो मेल गेमेट है ये यहां से निकल कर यहां जाता है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये दोनों बाहर निकल के फ्यूज हो रहे हैं बाहर, नो, ये दरअसल वाटर करंट के थ्रू यहां जाता है और जाकर इसके साथ फ्यूज होता है। और ये बॉडी, ये पार्ट किससे अटैच है, ये पार्ट अभी भी किससे अटैच है, गैमेटोफाइट से अटैच है। तो जब ये यहां से निकल कर जाएगा तो अगले स्टेज में क्या होगा, ये एग था, ये स्पर्म आया, इसके साथ फ्यूज हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये क्या बन गया, जायगोट बन गया। तो यहां तक ये हैप्लॉइड थे, यहां पहुंचते ये क्या हो गए, डिप्लॉइड हो गए। और अब ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, चूंकि ये इस गैमेटोफाइट के ऊपर मौजूद है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में डिफरेंशिएट होता है किसमें, एक स्पोरोफाइट में या एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में। तो ये एक तरीके से सेल साइकिल है, या यूं कहिए साइकिल है किसकी, टेरिडोफाइट्स। होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। कोशिश करी ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो आप ऐसा मानकर चलिए कि ये इधर वाला पूरा हैप्लॉइड है, इधर वाला पूरा डिप्लॉइड है। इसलिए मैंने ये इमेजिनरी लाइन खींचने की कोशिश करी ताकि आपको समझा सकूं। तो उधर वाला पूरा हैप्लॉइड, इधर वाला पूरा डिप्लॉइड। तो ये डिप्लॉइड है, यानी कि स्पोरोफिलिक फेज, और ये पूरा का पूरा कैसा हैप्लॉइड हो। आपको टेरिडोफाइट्स क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम जिम्नोसॉर्म और एंजियोस्पर्म। हैव अ नाइस डे।